कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हम जैसे निरीह जनता को परेशान करते हैं, उस पर विभागीय कार्रवाई करने की व्यवस्था की। चलिए, आगामी जो शुक्रवार की बात आप करें वो कौन सा तारीख पड़ेगा? जी, वो तो मैं आपको बता देता हूँ, वो लगभग शायद 27/12/2024। प्रशासनिक पदाधिकारियों पर अंकुश लगाने में एनडीए सरकार विफल, आए दिन गरीब असहाय बेवश लाचार आम जनता अफसरशाही के गिरफ्त में। स्मार्ट सिटी भागलपुर के प्रखंड कहलगांव के अंचलाधिकारी के कार्यकलापों पर आक्रोशित दिख रहे जमीन मालिक एवं उपभोक्तागण। समस्याएं नहीं होती, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में जाकर के कहीं ना कहीं अपने न्याय के लिए जो है दौड़ते रहते हैं। लेकिन जो अनपढ़ हैं, जो अशिक्षित हैं, आज उनके समक्ष वो समस्याएं उत्पन्न हो जाती है कि उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। परिणाम ये होता है कि अगर कागज की बात करें, कागजात की बात करें, तो निश्चित तौर पर जमीन उनका, नाम उनका, लेकिन किसी का आधिपत्य बन जाता है। बिहार में ऐसा बहुत सा मामला आपको देखने को मिलेगा जहां पर कि जमीन के दायित्व वाले यानी मालिकाना हक किसी और के नाम पर है, लेकिन उस पर हकदार किसी और का है। जिला प्रशासनिक कार्यालय सहित प्रखंड कार्यालय में विचोलिए हावी, विचोलिए ही चला रहे कार्यालय सहित आम जनता के रहनुमाओं को विश्वसुत। भारत दर्शन एक आवाज के बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी सहित देश प्रभारी सह कैमरामैन आशा प्रिया से रूबरू हुए भागलपुर तिलकामांझी के पीड़ित जमीन मालिक संजय कुमार सिन्हा बोले, कहा अफसरशाही का राज ऐसा कि चला रहे मनमाना कानून। श्री सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उन पर आप बीती उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद, मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर आज डेस्क प्रभारी आशा प्रिया जी हैं। हम आज जिस जगह पर हैं वह क्षेत्र स्मार्ट सिटी भागलपुर का तिलकामांझी क्षेत्र है। हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि बिहार में भले ही जिसकी भी सरकार बनी हो, चाहे एनडीए की सरकार हो या आरजेडी की सरकार हो, भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम इन्हीं संदर्भों में, आप हमारे बगल में आप देख रहे होंगे कि कोई अतिथि है जो बैठे हुए मेरे साथ में, क्या मुद्दा है इनसे पूरी तरह से हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम आपको एक बात बताने का प्रयास करेंगे कि भले ही सरकार बदल रही हो, सरकार बदलती रही है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। हर गरीब तबके का व्यक्ति आज प्रशासनिक पदाधिकारियों के अत्याचार से कहीं ना कहीं पीड़ित होते नजर आ रही है। अगर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो कहीं समस्याएं नहीं होती, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में जाकर के कहीं ना कहीं अपने न्याय के लिए जो है दौड़ते रहते हैं। लेकिन जो अनपढ़ हैं, जो अशिक्षित हैं, आज उनके समक्ष वो समस्याएं उत्पन्न हो जाती है कि उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। परिणाम ये होता है कि अगर कागज की बात करें, कागजात की बात करें, तो निश्चित तौर पर जमीन उनका, नाम उनका, लेकिन किसी का आधिपत्य बन जाता है। बिहार में ऐसा बहुत सा मामला आपको देखने को मिलेगा जहां पर कि जमीन के दायित्व वाले यानी मालिकाना हक किसी और के नाम पर है, लेकिन उस पर हकदार किसी और का है। कारण क्या है? कारण यह है कि अभी अगर हम बात करें नीचे स्तर के अधिकारी का, खास करके अगर हम अंचलाधिकारी की बात करें, तो अंचलाधिकारी के कार्यालय में बैठने वाले जो लोग हैं, जिसको हम लोग बिचौलिया कहते हैं, आज के समय में बिचौलिया की यह स्थिति है कि एन केन प्राकृतिक तरीके से पैसे लेकर के जिसका तिसका म्यूटेशन अंचलाधिकारी के मिली भगत से करवा देते हैं। आज इसी प्रकार का एक मुद्दा हमारे सामने में आया हुआ है, और ये खास करके मैं बता दूं, अगर यह कोई ग्रामीण क्षेत्र होता तो समझ में आता है, लेकिन स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्र में भी ऐसी वारदातें अक्सर देखने को मिलती है। और आज न्यायालय में अधिकांश लोग आप देखेंगे या तो जमीन से पीड़ित है या पारिवारिक विवाद से पीड़ित है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों को जो अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार से बिल्कुल हट करके वह काम करते हैं। जो दबदबा वाले हैं उनका काम हो जाता है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनका कहीं ना कहीं काम नहीं हो पाता। इसका महज एक कारण है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों को जो आज खुली छूट मिली हुई है, शायद उसी का यह परिणाम है। चलिए, सबसे पहले हम इनसे परिचय लेंगे और पूरी घटना चक्र का
हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या घटना चक्र है और यह वारदात कहाँ की है। चलिए सबसे लेते हैं परिचय, फिर आगे की इनसे बातचीत होगी। क्या शुभ नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा है जी। मैंने कहलगांव अंचल के अंतर्गत परशुराम चक मौजा के अंतर्गत एक ज़मीन खरीदी थी। उस ज़मीन को हमने 2023 में उसका 2 प्लॉट बिक्री किया था, जिसके म्यूटेशन के लिए मेरे क्रेता ने आवेदन दिया था अंचल कार्यालय कहलगांव में। अंचलाधिकारी के द्वारा गलत तथ्य को लिखकर उस आवेदन को यह कहते हुए कि उस पर स्वत्ववाद लंबित है अस्वीकृत कर दिया गया। मैंने पुनः भूमि सुधार समाहर्ता कहलगांव के न्यायालय में क्रेता ने अपील दायर किया, जिसमें माननीय भूमि सुधार समाहर्ता के द्वारा अंचलाधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए नामांतरण करने का आदेश पारित किया गया। क्रेता के द्वारा 7 सितंबर 2024 को भूमि सुधार समाहर्ता महोदय के आदेश की कॉपी लगाते हुए म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया गया, परंतु आज 24 दिसंबर होने को है। इन किन प्रकारेण अंचलाधिकारी अभी तक उसको लंबित रखे हुए हैं और अभी तक दाखिल खारिज मेरे क्रेता के नाम से नहीं हुआ है। इसका मुख्य वजह है अंचलाधिकारी का अथक प्रयास है किसी न किसी तरीके से मेरे द्वारा खरीदी गई ज़मीन को विवादित घोषित कर देना और मेरे क्रेता को जानबूझकर परेशान करना। चलिए, हमारा एक सवाल है कि इस विषय को लेकर के आपने क्या डीएम के पास या न्यायालय में शरण लिया है? इसके पहले जब आवेदन दिया गया था तो उस संदर्भ में मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी आवेदन दिया था। उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई क्या अभी तक इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा जब उनके आदेश का अनुपालन अंचलाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया तो मेरे क्रेता के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसमें भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा 15 दिनों के अंदर आदेश का अनुपालन करने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया गया था। परंतु आज महीनों हो जाने के बाद भी अंचलाधिकारी के द्वारा उनके आदेश का और उनके निर्देश का पालन नहीं किया गया। इसी संदर्भ में मैं आप मीडियाकर्मी बंधुओं से के माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि हमारी व्यथा को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एवं राजस्व मंत्री जी को पहुंचाया जाए, जिससे मुझे न्याय मिल सके और इस तरीके के कर्मचारी जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अविधिक कार्य करते हैं उन्हें इसके लिए दंडित किया जा सके। चलिए, हमारा एक सवाल और है कि इसको लेकर के जो आपका पत्राचार हुआ, जो आदेश को जो निरस्त किया गया, क्या उसकी कॉपी आपके पास? जी बिल्कुल मेरे पास। आप उसको दिखाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल मैं दिखाता हूँ। श्रीमान भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा 7/8/2024 को अंचलाधिकारी के इस आदेश को कि उस पर स्वत्ववाद लंबित है निरस्त करते हुए यह उन्हें निर्देश दिया गया था कि वो जो है दाखिल खारिजवाद के उभय पक्ष एवं स्वत्ववाद संख्या 22 में वादी एवं उत्तरवादी को खास सूचना देने के उपरांत पुनः वाद को सुनकर एवं स्थल का सत्यापन करने अनुसार आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। इस निर्देश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। उनका आदेश था। को आप पलट के एक बार कैमरा को दिखा दें। जी। और एक हमें जानकारी आपसे मिली थी कि व्हाट्सएप पर भी शायद कुछ आपको सूचना। जी। मेरे आवेदक के द्वारा जब पुनः दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया था तो उसमें मेरे व्हाट्सएप पे भी ये मैसेज आया था जो 7 सितंबर का है 3:46 में ये मुझे मैसेज आया था कि उनके द्वारा जो है आवेदन दाखिल खारिज के लिए दिया गया है, जिसका टेम्पोररी नंबर 842/2024-25 है। ये जो विरोध ये भी आप देख सकते इनका हैं। क्या नाम है? ये स्नेह सागर हैं, एक व्यक्ति
जिन्होंने कि ये कहाँ के हैं ये? वो कहलगांव के ही हैं जी उन्होंने इस पे आपत्ति दिया था जी कि इस पे स्वत्ववाद लंबित है, जी। जबकि इसमें कोई सत्यता नहीं है। मैंने इसके संबंध में श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय को 29/10/24 को सारे तथ्यों को संलग्न कर स्वत्ववाद की प्रति एवं श्रीमान सब जज कहलगांव के द्वारा पारित आदेश की कॉपी संलग्न करते हुए जमाबंदी संख्या जो मेरा है 1353 की कॉपी, सारे कागजातों को संलग्न करते हुए 29/10/2024 को हमने आवेदन दिया था। जी इसको भी आप हमें कैमरा के जी ये देखा जा सकता है। 29/10/2024 को हमने आवेदन दिया था और 28/9/2024 को मैंने एक एफिडेविट भी एसडीओ साहब के यहाँ, एसडीएम कहलगांव के यहाँ किया था, जिसे मैंने ये लिखा था कि उसमें किसी तरीके का किसी भी न्यायालय में कोई स्वत्ववाद लंबित नहीं है। ये अभी आप देख सकते हैं। और मेरे जमीन से खारिज होने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। आवेदक के द्वारा जो जमीन के दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया गया है वो रकबा मेरे अगर मूल रकबा से अगर खारिज होता तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये कहते हुए हमने एक एफिडेविट भी संलग्न किया था। परंतु उसके बाद 30/10/2024 को स्नेह सागर को भी बुलाया गया था, मैं भी गया था, मेरे क्रेता भी गए हुए थे, स्वत्ववादी के दोनों पक्षकार थे। उन लोगों के अंचलाधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित होकर हम लोगों ने सारे तथ्यों को रखा। अंचलाधिकारी ने ये स्वीकार किया कि ये जमीन जो है स्वत्ववाद में जो है संलग्न नहीं है। परंतु आज तक लगभग 2 माह हो जाने के बाद भी जो है अंचलाधिकारी के द्वारा दाखिल खारिज नहीं किया गया है। इसके संबंध में मैंने बहुत बार राजस्व कर्मचारी रवि कुमार से भी बात की, जिसका मैंने उनकी व्हाट्सएप पे भी बहुत सारा मैसेज किया और जिसका ये परिणाम है कि अभी तक वो लंबित है। और रवि कुमार ने भी जो अपना मंतव्य दिया है वो भी तथ्य के ठीक विपरीत है। श्रीमान भूमि सुधार अपर समाहर्ता उप समाहर्ता कहलगांव के द्वारा अंचलाधिकारी की इस निर्णय को कि उसमें 22-20 स्वत्ववाद लंबित है निरस्त कर दिया गया था। इसके ठीक विपरीत राजस्व कर्मचारी रवि कुमार ने अपने मंतव्य में ये जो वर्णित किया है वो विधि विरुद्ध है और सत्य से परे है। उन्होंने अपने मंतव्य में लिखा है कि महाशय, न्यायालय भूमि समाहर्ता का उप समाहर्ता कहलगांव के द्वारा पारित नामांतरण अपील वाद संख्या 340/2023-24 के आलोक से में एवं संलग्न दस्तावेज के केवाला की प्रति के आधार पर स्थल जांच में पाया कि प्रस्तावित भूमि वर्तमान में पड़ती है, जबकि वर्तमान में उस जमीन पर फसल लगा हुआ है, वो जमीन पड़ती नहीं है, मेरे दखल कब्जे में है। भूमि रैयती खाते की एवं बिहार सरकार खाते से मुक्त है। न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता कहलगांव के द्वारा पारित नामांतरण अपील वाद संख्या 340/2023-24 में वर्णित है कि प्रसंगत खाता 354 पर स्वत्ववाद संख्या 22/2020 लंबित है, जो पूर्णतः गलत है। श्रीमान भूमि सुधार उप समाहर्ता कहलगांव के द्वारा पूर्व में जो अंचलाधिकारी के द्वारा दाखिल खारिज आवेदन को यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया था कि उसमें स्वत्ववाद लंबित है, उसको श्रीमान भूमि सुधार उप समाहर्ता कहलगांव के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जो उनके आदेश के अवलोकन से भी प्रतीत होगा और इस प्रमाणित हो जाएगा कि ये जो है उनके इस आदेश को श्रीमान भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पुनः राजस्व कर्मचारी के द्वारा यह मंतव्य देना स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अंचलाधिकारी कहलगांव के निर्देश पर ऐसा मंतव्य उन्होंने दिया है, जो एक दंडनीय अपराध है। चलिए, इसको लेकर के आगामी दिनों में आप क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं? मैं आगामी शुक्रवार को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से को आवेदन देकर उनसे अनुरोध करूंगा कि उनका जो बार बार ये निर्देश आ रहा है पेपर में कि किसी भी परिस्थिति में दाखिल खारिज वाद को 90 से 95 दिन के अंदर जो है उसको कार्रवाई को समाप्त कर देनी है, लेकिन अभी तक लगभग 4 माह होने को है। अभी तक जो है उस आवेदन
जो 7 सितंबर को दिया गया था, अभी तक वो उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। और ऐसे अवैधिक कार्य करने वाले कर्मचारी जो कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हम जैसे निरीह जनता को परेशान करते हैं, उस पर विभागीय कार्रवाई करने की व्यवस्था की। चलिए, आगामी जो शुक्रवार की बात आप कर रहे हैं वो कौन सा तारीख पड़ेगा? जी, वो तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो लगभग शायद 27/12/2024। चलिए, नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी, संजय जी हैं और संजय कुमार सिन्हा जी हमारे साथ हैं। इन्होंने बताया कि जो घटना है वह घटना कहलगांव क्षेत्र का है, लेकिन वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। स्मार्ट सिटी में बैठने वाले अधिकारी तक इस बात को लेकर के कभी भी गंभीरता नहीं बरतते कि उनसे जो निचले पायदान के जो अधिकारी हैं उन पर किस प्रकार से शिकंजा कसना चाहिए। दरअसल बात यहाँ यह है कि सरकार जो आज के समय में है, उन्होंने अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों को इतनी खुली छूट दे रखी है कि किसी भी कारनामे का कोई भी अंजाम नहीं आता है। आप देख सकते हैं कि जब बुद्धिजीवी वर्ग के साथ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो आप मान सकते हैं कि जहां पर अशिक्षा है, जहां पर लोग अशिक्षित हैं, उनके साथ क्या स्थितियां बनती होगी। आज आप चले जाएं किसी भी कार्यालय में, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र की बात कर ले, जन्म प्रमाण पत्र की बात कर ले या आधार की बात कर ले, आपको बगैर सुविधा शुल्क के कहीं भी कोई भी कार्य नहीं होने को है। आज परिवहन विभाग आप चले जाएं, परिवहन विभाग में जब तक 9 से 10 हज़ार रुपये आप नहीं देंगे तब तक आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं और इसका मूल कारण क्या है कि उनके विभाग में जो बैठे बिचौलिए हैं वो सीधे सीधे तौर पर अधिकारियों से मिलने नहीं देते हैं। आप अगर कभी अचानक मिलने के लिए चले जाएं तो अक्सर आपको उन्हीं बिचौलियों के हाथ आपको लगना पड़ेगा जिनसे आपको मिलना है। जब तक बिचौलिया आपको नहीं मिलवाएंगे, आप पदाधिकारी से सीधे सीधे तौर पर मिल नहीं सकते हैं। ऐसी भी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, ऐसी बहुत सी शिकायतें हम लोगों के सामने आ रही हैं। आज आपको बताया गया कि दस्तावेज इनके नाम से, कागजात इनके नाम से, सारी जवाबदेही इनके पास है, मालिकाना हक इनके पास है। इसके बावजूद आज के समय में अंचलाधिकारी की मनमानी तो देखिए कि कहीं ना कहीं वह किसी न किसी रूप में इनको परेशान करने के दृष्टिकोण से ऐसा कर रहे हैं। जबकि जमीन पर आधिपत्य इनका है, संपूर्ण हो चुका है, उस पर अभी फसल लगा हुआ है, लेकिन पदाधिकारियों का रौब देखिए कि आज उनको वह साबित करने के प्रयास में है कि यह जमीन अभी भी विवादित है और यह सरकारी जमीन है। लेकिन जबकि सच्चाई यह है कि इस जमीन के दावेदारी इनके पास है, कागजात संपूर्ण रूप से इनके पास है, वह गैर सरकारी जमीन है यानी निजी जमीन है। उसके बावजूद अंचलाधिकारी के द्वारा इस प्रकार की भूमिका को निभाए जाना निश्चित तौर पर यह साबित करती है कि कहीं न कहीं सीधे सीधे तौर पर इनके साथ किसी न किसी प्रारूप में एक तरह से ज्यादती करने का प्रयास कर रहे हैं। आज यही अगर अंचलाधिकारी के पास सुविधा शुल्क लेकर के आप जाएं तो किसी भी प्रकार के विवाद का मामला तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएगा, तुरंत आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप सुविधा शुल्क देने में वंचित हैं, सुविधा शुल्क नहीं दे सकते हैं, तो आप जन्म प्रमाण पत्र की बात ही क्यों ना कर ले, जो कि 100-200 रुपये में बनते हैं, शायद आपको इसके लिए 2 से 3 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। सवाल हमारा कही था, इन्होंने जवाब भी स्पष्ट तौर पे दिया कि इस विषय को लेकर के कई बार यहाँ अभी आने वाले दिन में कहीं ना कहीं अब यह आगामी दिनों में डीएम साहब से मिलने जा रहे हैं और आगामी शुक्रवार को यह एक पत्राचार उनके साथ यह करेंगे और उसके बाद पत्रकार से भी रूबरू होंगे। आप तमाम पत्रकार बंधुओं और तमाम हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग हैं, इस समाचार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इनका ही नहीं बल्कि जो इस प्रकार से लोग पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सके और साथ ही साथ जो सही है, जो सच्चाई जिस सरजमीन पर है उसको ही मिलना चाहिए। चलिए आगामी दिनों में इनसे फिर रूबरू होंगे, तब तक हम अपने संवाद को देते विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।